हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है नौकर। इसमें लेखिका ने लिखा है गांधी जी के जीवन के बारे में, उनके एक जीवन के छोटे से भाग के बारे में उन्होंने कैसा वर्णन किया है इसमें देखते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं, और इसी के कारण इसका नाम क्या है चैप्टर का, नौकर। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। मतलब गांधी जी अपना जो इतने पढ़े लिखे थे, एक बैरिस्ट्री उन्होंने कर रखी थी, हजारों पैसे कमाते थे, लेकिन फिर भी वो अपना काम खुद करते थे। यहाँ तक कि खाना बनाने के लिए जो आटे की ज़रूरत होती है रोटी बनाने के लिए, वो भी खुद ही पिसा करते थे, और पूरी फैमिली मिलके हाथ बटाती थी और आटा पीसा जाता था। और जब साबरमती आश्रम में वो गए तब भी वो इन्होंने ये काम जारी रखा। ये नहीं कि किसी और से करवाते थे, खुद ही करते थे। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। मतलब क्या कह रहे हैं कि इस जो महान व्यक्ति थे, इनको देख के लोग हैरत में पड़ जाते थे, जो भी इनसे मिलने आते थे, कि इतने बड़े व्यक्ति होके ये खुद से गेहूं चावल साफ कर रहे हैं। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। मतलब कोई आगंतुक थे जो बहुत अंग्रेजी में उनको आता था, अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा में पकड़ थी, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा, हेल्प करूँगा। तो गांधी जी जान गए कि इन्हें घमंड है बहुत अपने पढ़ाई लिखाई का, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कुछ हेल्प करना चाहते हो तो इसमें गेहूं में से जो कंकड़ होंगे उसको साफ़ कर दो। अब वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि मुझे इतनी अंग्रेजी आती है, मैं इतना पढ़ने में स्मार्ट हूँ, फिर भी मुझसे चावल गेहूँ साफ़ करवा रहे हैं। तब वो जल्दी से साफ़ करके वहाँ से निकल लेते हैं। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते। रसोई या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाल देख पाते तो अपने साथियों को आड़े हाथे ले लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसीलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं सकते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। मतलब कहने का ये है कि उन्हें पौष्टिक गुणों का ज्ञान भी था कि कौन सी सब्जी धुल के काटनी है, कौन सी काट के धुलनी है। अगर सब्जियों को हम काटने के बाद धुलते हैं तो उसके पौष्टिक जो गुण होते हैं वो पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो उन्हें बताते थे कि पहले सब्जी को धो लो फिर काटो। और जब केला थोड़ा सा काला पड़ गया, यानी ज़्यादा पक गया था, तो जिस व्यक्ति को दिया गया वो बहुत बुरा माना कि मुझे सड़ा हुआ दे रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने बताया कि नहीं, ये और जल्दी पचेगा क्योंकि तुम्हारा हाजमा सही नहीं, इसलिए तुम्हें दिया गया है, और इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आश्रम का एक नया नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से
कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा जो इनकी पत्नी है वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हों तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी ऐसा चमका सकते हैं। मतलब यहाँ पर गांधी जी बर्तन भी अपना खुद ही साफ कर लेते थे और जो बहुत कालिक वाले बर्तन होते थे उनको भी साफ कर लेते थे। और जब कुछ टाइम के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी गए थे तब वहाँ के जो बर्तन साफ करने वाले थे उन्होंने उनको भी बताया कि कैसे ये कालिक वाले बर्तन को जल्दी से और आसानी से चमका देते हैं। मतलब ये इतने डाउन टू अर्थ कह सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था तो उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। मतलब एक आगंतुक था जो आश्रम में ठहरा और उसे पता नहीं था कि बिस्तर कहाँ रखना है, तो ये किसी से कहते भी नहीं थे बहुत ज़्यादा कि अगर नहीं कर रहे तो ये खुद ही करने लगते थे। तो इन्होंने खुद ही उठाकर रखने के लिए चल दिया। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनकी एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने पर एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। मतलब ये कुछ अस्वस्थ थे तो वहाँ के कार्यकर्ता ने सोचा कि आज कुएं से पानी हम लोग निकाल देते हैं। इन्होंने सारे बाल्टियों को भर दिया तो इन्हें बहुत बुरा लगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेरा काम है और मैं ही करूँगा। तो फिर इन्होंने एक मौका देखा कि बच्चों को नहाने के लिए पानी चाहिए, तो इन्होंने टब उठाया और कुएँ से पानी लेकर आ गए। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनके अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टालस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। लेकिन इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके साथ उदाहरण का खुशी खुशी अनुमान करते थे। मतलब कि उनको जब भी कोई बुलाता था किसी कार्य के लिए वो मीलों पैदल चल दिया करते थे और जब तक एकदम अस्वस्थ न हो जाए तब तक अपने कामों से पल्ला नहीं झाड़ते थे, दिन भर काम करते रहते थे। एक बार किसी तालाब में भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़ा, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखा कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार कर रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मादे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। मतलब कि जो इनके साथी रहे होंगे वो काम से लौटते हैं तो उससे पहले ही ये उनके लिए ये नाश्ता तैयार करके रखते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि आपने इतना कष्ट क्यों किया? तो इन्होंने बताया कि क्यों, आप लोग थके हारे आ रहे हैं तो इससे पहले मेरे पास टाइम है तो मैं आपका नाश्ता तैयार कर दिया। फिर कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय छात्रों ने
एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रित किया गांधी जी को। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी कोई और नहीं, उस शाम को भोजन में आमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। मतलब जब यहाँ के भारतीय जो स्टूडेंट्स थे वो ब्रिटेन में रहते थे, उन्होंने गांधी जी को एक नेता के रूप में देखते थे। उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया और खुद ही खाना बनाने के लिए तैयारियाँ की। तो गांधी जी खाना बनाने में ही उन लोग का मदद करने लगे और वो लोग उनको जान भी नहीं पाए कि यही अतिथि हैं। उन्होंने सब काम करवाया, उनका सब्जी काटने, बाकी फल फ्रूट साफ करने में। फिर बाद में जब पता चलता है कि यही अतिथि थे जो हमारे साथ काम करा रहे हैं। गांधी दूसरे से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बज रहे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। मतलब कि दूसरों का काम खुद कर देते थे, लेकिन दूसरों से अपना काम नहीं कराते थे। अगर ख़त्म हो गया तो किसी को परेशान नहीं करते थे, चंद्रमा की रोशनी में ही लिख लेते थे। नवाखली पद यात्रा के समय गांधी ने अपनी शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने का अनुमति दी। इन दोनों को यह मालूम नहीं था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। कोई खाने की डिश है, ये गुजराती है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी, मतलब तब भी इतने एक्टिव थे। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र और पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसे रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचे थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें। मतलब ये क्या हो रहा है, इनके मित्र थे और उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी के एक बच्चा था जो बार बार उनका दूध पीता था, इसलिए वो बहुत पतली हो गई थी और दूध नहीं छोड़ रहा था बच्चा। तो इन्होंने अब उसका काम खुद के सर पे ले लिया। सारा काम जो भाषण वसड़ का है दिन भर करके आते थे और रात में उस बच्चे को अपने पास ले लेते थे। लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी जी और इस तरह से बच्चा माँ का दूध पीना छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने
मतलब वॉशरूम साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हुए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़ी ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता का कमीज के बटन और आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इनके कहने का मतलब है कि ये सबकी सेवा करते थे, एक समान समझते थे, किसी में भेदभाव नहीं करते थे। और जब नौकर रखने की बारी आती है तो सब लोग देखते हैं कि किस कास्ट का है, हरिजन है तो नहीं रखेंगे, लेकिन जब ये किसी को रखते थे तो देख के रखते थे कि अगर हरिजन है तभी रख लेते थे। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते थे। अपने भाई के समान मानना चाहिए, उसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनकी निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घराने में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। एक बार एक अंग्रेज ने घर से अलविदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकर की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया जाता है। ये कहते हैं कि फॉरेन में जो ब्रिटेन है वहाँ पे नौकरों का परिचय घर के सदस्य की तरह कराया जाता है, उन्हें ऊंच नीच की तरह नहीं दिखाया जाता है। उसी तरह हमारे भारत में भी वो चाहते थे कि कोई नौकर को नौकरों की तरह ट्रीट ना करे। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद जब गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकर से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। और जब ये किसी मित्र के साथ रहे होंगे तो जब वापस जा रहे थे तो जैसे ही उन्होंने अपने मित्र से अलविदा लिया वैसे ही उन जो नौकर थे उनके यहाँ उनसे भी बात किया कि आप लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ऐसा उन्होंने जताया कि आप भी इनके घर का ही सदस्य हैं। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। धन्यवाद।